हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, एक दिन साहिल और उसके फैमिली मेंबर्स अपने घर के गार्डन में बैठे हुए थे। साहिल हमेशा की तरह अपने फोन में कुछ फनी वीडियोस देख रहा था और उसके दादाजी न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, जहां उनकी नजर उनकी सबसे फेवरेट टॉपिक पर पड़ती है, जो है शेयर बाजार। उसमें लिखे हुए बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में पढ़कर वो खुद से ही स्माइल करने लगे। तो उसी वक्त साहिल का स्कूल फ्रेंड रॉकी वहाँ पहुँचता है और उन्हें ऐसे हंसते हुए देख के उनसे पूछता है कि वो ऐसा मन लगाकर क्या पढ़ रहे। इस पर दादाजी कहते हैं कि बेटा, मैं शेयर बाजार के बारे में पढ़ रहा हूँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें इसके बारे में जरूर बताऊंगा। तब रॉकी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अभी जानना है। तब दादू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, जब भी मैं शेयर बाजार के बारे में पढ़ता हूँ तब मुझे उस स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले शोर, स्टॉक्स खरीदना और बेचना, वो सभी पुराने दिन याद आते और साथ ही साथ मुझे उस दोस्त की भी याद दिलाते जो इस स्टॉक मार्केट के बारे में मेरे से भी ज्यादा शौकीन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस बाजार से कुछ खास प्रॉफिट नहीं कमा पाया। अब रॉकी और ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया और वो उनसे पूछने लगा कि आपने और आपके दोस्त ने इस बाजार को कैसे समझा और आपने यहाँ से इतना प्रॉफिट कमाया कैसे। तब वो कहने लगे कि बेटा, ये शेयर बाजार एक परिवार की तरह होता है। यहाँ आप कुछ कंपनीज के साथ कुछ रिश्ते जोड़ते हो, फिर इसमें भी आपको काफी सारे उतार चढ़ाव देखने मिलते हैं और कभी कभी वो टूट भी जाते हैं, पर जो इन रिश्तों को अच्छे और बुरे वक्त में संभाल के निभाए वही अंत तक साथ में रहते और सफल होते। अब रॉकी को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, क्योंकि वो अभी 5th स्टैंडर्ड में, इसीलिए वो उनसे कहता है कि प्लीज मुझे एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। इस पर वो कहते कि उन्होंने 2001 में पिडिलाइट इंडस्ट्री जो एक कंपनी है उसके 10,000 शेयर्स खरीदे थे, जो कि उस वक्त 8 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे सेल हो रहा था। लेकिन अभी वो कंपनी की एक शेयर की वैल्यू 2,400 रुपीज के ऊपर हो गई है, जिसकी वजह से उनके 80,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ की है। और दूसरी तरफ उनके एक क्लोज फ्रेंड ने, जो उस टाइम पे उनसे ज्यादा अर्न करते थे, उन्होंने भी ये सेम कंपनी में इन्वेस्ट किया था, लेकिन आज वो अपने बेटे की सैलरी पे डिपेंडेंट है, ना उनके पास कोई प्रॉपर्टी है और ना ही कोई शेयर्स। तब रॉकी पूछने लगा, ऐसा क्यों? तब वो कहते कि उनके फ्रेंड ने स्टॉक्स खरीद तो लिए थे, लेकिन उसमें इन्वेस्ट नहीं किया था। मतलब उनके फ्रेंड ने बस दूसरों की सुन के स्टॉक्स खरीद लिए थे और बहुत ही जल्द पैनिक करके उसे सेल कर दिया। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो भी शेयर्स खरीदता है उसे हम इन्वेस्टर बोल तो देते, लेकिन एक्चुअली में इन्वेस्टर वो होता है जो कंपनी के फंडामेंटल्स को समझ के उसके शेयर्स को बाय करे और अंत में वही यहाँ से वेल्थ क्रिएट करता है। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम रॉकी और दादाजी की स्टोरी से कंपनी को एनालाइज करने के कुछ सिंपल स्टेप्स सीखेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जो कोई भी एक 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी समझ पाएगा, ताकि आप इस वीडियो को अपने दादाजी से लेके 5th स्टैंडर्ड के छोटे भाई के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो दादाजी ने रॉकी से कहा कि जब मैं स्टॉक मार्केट में न्यू था तो मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढता था जिसका प्राइस एकदम कम हो, ताकि मैं वैसे बहुत सारे शेयर्स खरीद सकूं और जब उनका प्राइस बढ़ जाए तो मैं उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लूं। लेकिन ऐसे माइंडसेट से मैंने हमेशा लॉस लिया और मेजॉरिटी लोग आज भी स्टॉक मार्केट में यही करते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट इतना बदनाम है, क्योंकि असलियत में हमें थोड़ा सा अलग माइंडसेट चाहिए होता है। तो इसीलिए बेटा, आप मुझसे एक सवाल का जवाब दो। मान लो आज तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है और तुम उसे किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जैसे इमेजिन करो किसी फुटवेयर कंपनी में, और उसके बदले तुम्हें 50% शेयर ओनरशिप मिल रही है, मतलब तुम उस कंपनी के आधे मालिक बन रहे हो, तो तुम उस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो रॉकी कहता है, मैं चाहूंगा कि उस कंपनी से मुझे अच्छा रिटर्न्स मिले। जैसे अगर मैं अपना पैसा किसी बैंक में डिपॉजिट करता हूँ तो उसमें मुझे 5 से 6% का रिटर्न मिलता है, तो मैं उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा, यानी हर साल 1 करोड़ पे 5 से 6 लाख रुपए से ज्यादा। और इसके साथ ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो होनी चाहिए, तो कंपनी के जो भी फ्यूचर प्लान है मुझे वो पता होने चाहिए। तो दादाजी रॉकी के इस जवाब से काफी खुश हुए और कहने लगे कि देखो, यहाँ तो तुमने बहुत ही अच्छी सोच रखी कंपनी से अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए और फ्यूचर ग्रोथ के लिए, तो यही बात तुम स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं करते? क्योंकि चाहे ओनरशिप 50% की हो या 5% की या फिर 0.0005% की, भले आपके पास आज 1 करोड़ रुपए नहीं है। जब मैंने अपनी कॉलेज की डिग्री खत्म की थी तो मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास मल्टीपल स्टॉक्स में करोड़ों के इन्वेस्टमेंट है। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने पहले ही एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखा, वेल्थ क्रिएशन पे फोकस किया, न कि छोटे मोटे प्रॉफिट्स पे। तो इसीलिए सबसे पहला लेसन आपके लिए ये है कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोचते हो या फिर स्टॉक मार्केट में एंटर करते हो, तो भले आप किसी कंपनी का सिर्फ एक शेयर खरीदते हो, आप ये सोचो कि मैं उस कंपनी को धीरे धीरे करके पूरा बाय कर लूंगा। तो वो कंपनी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप ऐसी बेट लेते हो कि वो फ्यूचर में उससे भी ज्यादा और स्ट्रॉन्ग होती रहे। फिर रॉकी पूछता है, पर दादाजी जरूरी नहीं है कि इस फुटवेयर कंपनी से रिटर्न्स हमें अच्छा मिले, ये भी तो हो सकता है कि हमें लॉस हो, और मुझे पता चलेगा कैसे कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो होती रहेगी? तब दादाजी कहते कि बेटा, ये बात तो सही है, इसीलिए किसी के फ्यूचर को समझने के लिए हमें उसके पास्ट को समझना होगा। जैसे इमेजिन करो कि किसी कॉलेज के कैंपस में बड़ी बड़ी कंपनीज वाले आते हैं कुछ स्टूडेंट्स को जॉब देने के लिए, लेकिन उसमें इंटरव्यू के लिए 50 लोग हैं और कंपनी को सिर्फ 5 ही स्टूडेंट्स को जॉब देना है, तो कंपनी की एचआर क्या करेगी? तब रॉकी कहता है कि वो शायद स्टूडेंट्स के मार्क्स चेक करेंगे। एग्जैक्टली, आपके मार्क्स से कंपनी के एचआर को ये पता चलेगा कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो और कितने सिंसियर हो। फ्यूचर में आप कैसा काम करोगे ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा,
लेकिन फिर भी पास्ट परफॉर्मेंस से हमें फ्यूचर का एक काफी अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है। तब रॉकी कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जिन स्टॉक्स का प्राइस पास्ट में काफी ऊपर गया है तो हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तब दादाजी जोर से हंसने लगे और कहते कि बेटा, स्टॉक का प्राइस और कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस ये दोनों अलग चीजें होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, इनफैक्ट कभी कभी नहीं बहुत बार, कि कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस दे नहीं रही है लेकिन फिर भी उनका स्टॉक प्राइस ऊपर जाता रहता है। और अगर आप वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि बहुत ही जल्द वैसी कंपनी का स्टॉक प्राइस करेक्ट होता है और इसीलिए लोग ज्यादातर बड़े बड़े लॉस लेते हैं क्योंकि वो स्टॉक के प्राइस को देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए लेसन नंबर 2 ये है कि स्टॉक का प्राइस कंपनी के परफॉर्मेंस का एक प्रॉपर इंडिकेटर नहीं होता है और पास्ट परफॉर्मेंस भी फ्यूचर की गारंटी नहीं देता है। तो सिर्फ स्टॉक के प्राइस को देख के किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेना इन्वेस्टिंग नहीं होता है। तो इसीलिए कंपनी के पास्ट को समझने के लिए हमें उसके बेसिक फंडामेंटल्स को एनालाइज करना होगा, जिसके लिए आजकल हम स्टॉक स्क्रीनर्स यूज कर सकते हैं। हमारे जमाने में हमें फाइनेंस न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स के हर एक पेपर को रीड करना होता था, तब जाके हमें कोई अच्छी कंपनी मिलती थी। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से आप लोगों का काम काफी आसान हो गया है, लेकिन फिर भी लोग स्टॉक मार्केट से लॉस लेते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्ट्रैक्शंस भी उतने बढ़ते रहते हैं। तो आपको राइट इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है, जिसके लिए आज मैं आपकी मदद करता हूँ। तो अभी हम ये वेबसाइट tickertape.in पे जाते हैं, हम इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर स्टॉक स्क्रीनर पे। तो अभी ये हमें इंडिया की सारी पब्लिक कंपनीज का नाम शो करेगा और जो कंपनी सबसे ऊपर है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जैसे रिलायंस टॉप पे, क्योंकि इनका मार्केट कैप यानी टोटल वैल्यू 18 लाख करोड़ की है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए एक रैंडम कंपनी लेता हूँ, जैसे वही पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। अब दोस्तों, ये वीडियो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 4 चीजों पे फोकस करना होता है। एक है बिजनेस, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन और नंबर्स। तो सबसे पहला है बिजनेस। अब हो सकता है कि ये कंपनी का नाम शायद आप में से बहुत लोगों ने नहीं सुना हो, पर जो चीजें ये कंपनी सेल करती है उसका नाम सबने सुना होगा, बच्चों ने भी, जैसे फेविकॉल, फेविक्विक, फेविस्टिक या फिर रंगीला कलर्स। तो जब मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो सबसे पहले मैंने इसके बिजनेस को समझने की कोशिश की। मैंने देखा कि किस तरह ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट सेल करती है जो पहले सिर्फ हार्डवेयर पे मिलते थे लेकिन अब हर एक घर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक की। जैसे पीडीलाइट का सबसे फेमस प्रोडक्ट है फेविकॉल। तो आज से काफी सालों पहले जब कारपेंटर्स को ग्लू की जरूरत होती थी फर्नीचर में लगाने के लिए, तो उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। वो ग्लू एनिमल के फैट को जलाने से बनता था, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और अनहेल्दी भी, और साथ ही साथ बहुत ही गिनी चुनी शॉप्स में वो अवेलेबल होता था। तो पीडीलाइट के फाउंडर बलवंत पारेख जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा और उन्होंने एक बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था फेविकॉल। और फिर कारपेंटर्स के कंटिन्यूअस फीडबैक की मदद से उन्होंने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दी और उसके बाद उन्होंने बढ़िया मार्केटिंग कैंपेन की मदद से एक सही मैसेज लोगों तक पहुंचाया और फिर ये कंपनी पिछले 60 साल से इस कैटेगरी की मार्केट लीडर है। फिर इसके बाद हमें ये देखना होगा कि बिजनेस किस तरह ग्रो हो रहा है। तो ये कंपनी बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहती है, जैसे डॉक्टर फिक्सेट जो दीवारों के लिए होती है, या फिर फेविक्विक जो एक सुपर फास्ट गम है, या फिर अलग अलग तरह के फेविकॉल्स, और इनके ऐसे बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स हैं जो सब अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पे। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग करने का लेसन नंबर 3 ये है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके बिजनेस यानी उसके प्रोडक्ट्स, सर्विस, उनके कॉम्पिटिटर्स और उनकी पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो कंपनी अभी कहाँ स्टैंड करती है और फ्यूचर में कहाँ हो सकती है। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि वो कंपनी बिजनेस करती क्या है तो वो क्लियरली गैम्बलिंग होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट, जिसका मतलब ये है कि कंपनी को हम जैसे लोग ही रन करते हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स और मैनेजर्स होते हैं। अब कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग इतने स्मार्ट नहीं होते, कुछ लोग हॉनेस्ट होते और कुछ लोग डिसऑनेस्ट। तो हमें यही पता लगाना है कि कंपनी के मैनेजमेंट के लोग कैसे है। तो क्या आपने कभी फेविकॉल के एड्स देखे? इनके एड्स काफी एंटरटेनिंग और टू द पॉइंट होते हैं, जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि इनका मैनेजमेंट कितना क्रिएटिव और फोकस्ड है। और जिस तरह किसी भी इंसान के लिए पर्सनल लेवल पे सेविंग्स इंपॉर्टेंट होती है, जो लोग सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करते तो उन्हें हम फाइनेंशियली स्मार्ट कहते, उसी तरह बिजनेस के लिए भी सेव करना और राइट इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। तो अगर कोई कंपनी अपने एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर सकती और अपने प्रॉफिट्स कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं कर सकती, तो वो भी लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं हो सकती। तो इसीलिए किसी भी स्टॉक में आपको हमेशा ये देखना होता है कि कंपनी कितना कमा रही है और कितना सेव कर रही है और अपने प्रॉफिट्स को कैसे ग्रो कर रही है। जैसे जिस तरह हम किसी स्टूडेंट का रिजल्ट चेक करते तो हम ये देखते कि वो कितने मार्क्स लाए है, वो पास हुआ है या फेल हुआ है, उसी तरह ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी का रिजल्ट होता है। और ये इनकम स्टेटमेंट में हमें ये दिखता है कि वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है या फिर लॉस, और अगर प्रॉफिट कमा रही है तो कितना। तो अगर कोई स्टूडेंट 5th स्टैंडर्ड में 50% मार्क्स स्कोर करता है और फिर उसके अगले साल 6th स्टैंडर्ड में 60% मार्क्स स्कोर करता है, फिर 7th में 70%, तो इससे हमें एक चीज क्लियरली पता चलती है कि वो स्टूडेंट काफी सही डायरेक्शन में जा रहा है।
तो इसी तरह बिजनेस में भी आप कंपनी के ईयरली रिजल्ट चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि कंपनी ईयर ऑन ईयर कैसे ग्रो कर रही है। और आप कंपनी को काफी सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे भी चेक कर सकते हो। इसी को हम एक्चुअल एनालिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे हम 2012 से लेकर 2021 तक का इनका रिजल्ट एनालाइज कर सकते हैं। अब हम इन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स को किसी और दिन डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक सिंपल टेक्निक जहाँ से आप मैनेजमेंट की